नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ी तकरीब में अपनी 3 बरस की कारकर्दगी का जिक्र किया, अपनी अचीवमेंट्स का जिक्र किया, अपने सफ़र का जिक्र किया। बहुत से सोबर लोगों का ख्याल है कि तकरीब बहुत अच्छी थी, बहुत ही अचीवमेंट्स का बात हुई, जो अभी हम प्रोग्राम में भी उसकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन गालिबन इस किस्म की तकरीब के अंदर सिंध के गवर्नर को आकर इस किस्म के गीत से जो है इस तकरीब को नवाजना नहीं चाहिए था। ये कोई अच्छे टेस्ट में नहीं था। बहरहाल बहुत सी सब्सटेंटिव बातें भी हुई, हम इसके हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त हुकूमत की अचीवमेंट्स हैं क्या। कुछ सर्वेज़ भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ जो मैंने कल रात से डाले हुए थे और सुबह उनके रिजल्ट्स भी सामने आए। बहुत से लोग ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सपोर्ट भी करते हैं ट्विटर के ऊपर। लेकिन पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें ये सवाल मैंने पूछा लोगों से, 12 सवाल मैंने पूछे थे, जिसमें से 3-4 मैं दिखा रहा हूँ कि 3 साल में सबसे जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं इस हुकूमत की क्या हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट लोगों के पड़े वो पड़े हैं कोई 12,000 से ज़्यादा, 13,000 लोगों ने जो वोट डाला था अब तक। उसमें समझते हैं लोग 31-32% लोग समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने पेंडेमिक की जो हैंडलिंग की है वो उसकी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी थी। 28% से ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि जो प्रो पुअर गरीबों के लिए जो प्रोग्राम हुकूमत ने लॉन्च किए, जैसे एहसास प्रोग्राम है, वो भी इस हुकूमत की बहुत बड़ी एक कारकर्दगी है। इकनॉमिक परफॉर्मेंस को 26 से 27% लोगों ने सपोर्ट किया। मोदी को सख्त जवाब देने को सिर्फ 13% लोगों ने सपोर्ट किया। फिर एक सवाल और पूछा, वो ये था कि सबसे ज़्यादा इसे कहते हैं जो बड़ी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अंदर आप समझते हैं कि हुकूमत को कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, तो तकरीबन 66% लोगों का ख्याल था कि इमरान खान की हुकूमत ने इकॉनमी को सही ट्रैक पे डाल दिया है, इकॉनमी को सही ट्रैक पे डाल दिया है। जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है, 23% लोगों का ख्याल है कि इकॉनमी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, और तकरीबन 11-12% लोगों का ख्याल था कि इकॉनमी की मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं हुई। लेकिन जब लोगों से सवाल पूछा गया कि इस हुकूमत के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे, तो 10,000 से ज़्यादा लोगों ने जो वोट डाला है अब तक, उसमें 75% से ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि बैंकक्रप्ट इकॉनमी इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज था। कोरोना पेंडेमिक को 13% लोग समझते हैं चैलेंज था, फॉरेन पॉलिसी को 7-8% लोग समझते हैं, और पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पीडीएम को सिर्फ 3-4% लोग समझते हैं ये चैलेंज था। मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अकील करीम बेदी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ कारोबारी शख्सियत भी हैं, फाइनेंशियर हैं, सिक्योरिटीज़ को डील करते हैं। उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एप्टमा के पैटर्न चीफ जनाब गौहर एजाज साहब, और मुझे पाकिस्तान के एक्स कॉमर्स मिनिस्टर जनाब डॉक्टर ज़ुबैर खान जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन करें। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। मैं अगर दोनों से शुरू कर सकूँ, अकील करीम बेदी साहब, चूँकि आपका ताल्लुक फाइनेंस से है, ट्रेजरी से है, डिफरेंट चीज़ों से है, इस वक्त जो बहुत बड़ी हमें परेशानी हो रही है 3 साल में, कि हमें एक उम्मीद दिलाई गई थी कि अगर डॉलर को पैक कर देंगे इकॉनमी के साथ, हमारी एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, अगर कुछ स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं करेगा तो डॉलर नीचे आ रहा था, 152-153 तक आ गया। इस वक्त 166 से डॉलर रुपी पैरिटी ऊपर चली गई है, और शदीद परेशानी पाई जाती है उन तमाम लोगों में अकील करीम बेदी साहब जिनकी तनख्वाहें पाकिस्तानी रुपए के अंदर हैं, जिनको मिलते ही डॉलर हैं, जो इस मुल्क से ले जाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तानी आदमी के लिए बहुत परेशानी। क्या वजह है कि जब डॉलर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, जब IMF के साथ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में 2.7 बिलियन डॉलर का इजाफा हो गया, तो डॉलर ऊपर जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जब रिजर्व आपके सारे 27 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं तो फिर रुपी को वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुपी वीक होने की वजूहत समझ में नहीं आ रही। लेकिन हमारे साथ आपको पता है ना कि ये सारा इंटरबैंक में सारे बैंकर होते हैं जो इम्पोर्टर को पैसा देते हैं, और जब इम्पोर्टर बाहर आता है और बैंकर अगर होल्ड कर लेते हैं, तो देख रहा हूँ ना कि ये डॉलर जो मैं समझता हूँ आज क्लोज हुआ है 65, 45 या 50 पे, तो इनका डिफरेंस होता है ना, रेट का बिड एंड आस्क बहुत ज्यादा रखते हैं ना, तो ये पैनिक होता है, हमेशा मैंने ये देखा है। तो मैं समझता हूँ स्टेट बैंक को एज ए रेगुलेटर इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि बिड एंड आस्क कोई ज्यादा ना हो, और इस सिचुएशन में जबकि आपके पास एक बड़ा रिजर्व है और उसका अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो ये बदकिस्मती है, तो इसको हैंडल करने की जरूरत है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि रुपी वीक हुआ है बिकॉज ऑफ के अपना आपके रिजर्व गिर रहे हैं, लेकिन आज रिजर्व बढ़ रहे हैं, गिर नहीं रहे। तो ये स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए रेगुलेटर कि रुपी इस वक्त वीक होना किसी की भी समझ में नहीं आएगी। हर आदमी एक ही सवाल करेगा, जब रिजर्व बढ़ा है तो रुपी वीक कैसे हुआ। अच्छा, आपके सारे अकील करीम बेदी साहब, इसी हवाले से कल सवाल जो था डॉक्टर अशफाक जो कि एक नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया 92 न्यूज के ही एक प्रोग्राम, उन्होंने जवाब में ये चीज कही जो खासी अजीबो गरीब है, मैं आपको सुनाता हूं।
ये कौन है आस्तीन के सांप जो एक ठीक से चलता हुआ घर को उसमें आग लगा दी है इसने? पहचाने प्राइम मिनिस्टर उनको? मैं बार बार कह रहा हूं, एक्सचेंज रेट हमारा 166.28 पैसा हो गया है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 15 बिलियन से 15.77 बिलियन से ये कोई 22 बिलियन के करीब पहुंच गया। ये भी एक रिकॉर्ड है। आप खुद सोचें कि रिजर्व भी बढ़ रहा है और एक्सचेंज रेट भी नीचे जा रहा है। इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ है, ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ है। कोई शख्स बैठा हुआ है स्टेट बैंक में ये जानबूझकर इस हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब सोचें, क्योंकि इससे महंगाई का तूफान आएगा। बहुत ही जल्दी से इस पे कमेंट कीजिए अकील करीम रदी साहब, फिर मैं गौहर एजाज की तरफ। साहब ने जो बात की है ना, जॉब साहब थोड़े जज्बाती ज्यादा हो रहे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि स्टेटमेंट ने अच्छा हैंडल किया। अगर आप पिछले 3 साल देखें तो स्टेट बैंक की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और ये बिल्कुल ये चीज कह रहे हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, जबकि आपके 3 साल कंप्लीट हो रहे थे और ये रुपी वीक नहीं होना चाहिए। ये उनकी बात मैं मानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं आज मैंने देखा है इंटर बैंक में आज रुपी काफी स्ट्रांग हुआ है और मैं ये समझता हूं कि जितने बड़े, और आपके पता है कि रिजर्व के जो फिगर आते हैं ना वो वीक जुमेरात को आते हैं, तो आज हमारे जो फिगर आए और ये फिगर आने के बाद ठीक है डेफिनेट मैं समझता हूँ आपका रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, इसकी फिक्र करने की जरूरत इसलिए नहीं है। आप हमेशा पुरुम्मीद रहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी खतरे में पड़ती चली जा रही है जिस तरह से। आपकी जिंदगी खतरे में नहीं है, पाकिस्तान सेफ हाथ में है, पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान के सारे इंडिकेटर पॉजिटिव है। पाकिस्तान की कोई भी चीज आप उठा के मुझे दिखा दें। मैं फिर इस पे आता हूं अकील करीम देख, मैं फिर इस पे आता हूं। गौहर एजाज साहब, हमेशा इल्जाम लगता रहा कि एक्सपोर्टर्स साजिश करते हैं कि रुपए को गिराया जाए, डॉलर को ऊपर ले जाया जाए, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट्स करने में सहूलत होती है। ये एप्टमा कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं? मोहित, मैं इसको पहले तो क्लैरिफाई करूं, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ों को हम सही पर्सपेक्टिव में देख नहीं रहे। आपने एक्सचेंज रेट की बात की, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपके कहीं स्क्रीन पे 30 जून 2019 का एक्सचेंज रेट है? अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं, वो 166 रुपये था। तो आज भी 166 रुपये का आज एक्सचेंज रेट है। 2 साल के दरमियान में कोई डिवैल्यूएशन नहीं हुई, नंबर 1। इसके पीरियड में मार्च अप्रैल में करेंसी को 166 रुपये से 154 रुपये पे लेके गए, करेंसी गई। और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि जनाब हम शायद जो है वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम ज़्यादा इंपोर्ट्स कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपने देखा कि अप्रैल से जून में ना महंगाई कम हुई और इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई और वापस हम दोबारा से 166 के लेवल पे आए हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है कि 30 जून 2019 का जो एक्सचेंज रेट था वही आज का एक्सचेंज रेट है। नंबर 2 मैं बात करूंगा कि 2018 में ये हुकूमत आई, उस वक्त एक्सचेंज रेट 125 था, आज एक्सचेंज रेट 165 है। इसका मतलब है ये 25% की डिवैल्यूएशन हुई, जो कि मैं सालाना मैंने डॉलर खरीदे, जो मैं सालाना लूं 130 के करीब जी, तो ये सालाना 8% के हिसाब से डिवैल्यूएशन हुई। अब हमारे मुल्क में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो भी 8% है। तो आप किसी भी, जब आप फंड प्रोग्राम में होते हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन को आप जो है वो यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इन्फ्लेशन। तो आपको करेंसी को जो है वो मैनेज करना है विद द इन्फ्लेशन रेट। तो मैं ये समझता हूं कि आज के दिन, चाहे 3 महीने पहले मार्च में ये 166 था, ये 154 गया और वापस उसी लेवल पे आ गया। जब हम फंड के कोई कर नहीं रहा, यानी वो जो डॉक्टर अशफाक कहते हैं कि कोई कर रहा है, कोई सांप बैठा हुआ है, बैलेंस है करेंसी, कोई सांप नहीं कर रही है। नहीं, बिल्कुल ये देखें, ये साजिश करने जाना इन माय व्यू वो आर्टिफिशियल था। तो करेंसी 30 जून 2019 से 166 रुपए के लेवल पे है। तो दूसरी बात, आपने एक्सपोर्टर की बात की। एक्सपोर्टर के लिए तमाम इनपुट्स डॉलराइज्ड हैं। इसमें अगर आप कॉटन दे दें तो कॉटन हम सारी इंपोर्ट कर रहे हैं। 50% क्रॉप है, जो लोकल क्रॉप है उसको भी हम इंटरनेशनल डॉलर रेट के हिसाब से पेमेंट करते हैं। आज 14,000 रुपए मन की कॉटन की रेट है। दुनिया में 95 सेंट्स है, उस पे 10 सेंट और न्यूयॉर्क का खर्चा है, वही रेट यहाँ है। आपकी एनर्जी भी डॉलर के अंदर है। तो गौरसम मेरे साथ रहे, डॉक्टर जुबैर मुझे आपकी तरफ आना था, मेरे साथ रहिए। जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं उसके बाद हम चलेंगे डॉक्टर जुबैर खान साहब की तरफ से और उनसे काउंटर व्यू लेंगे इन दोनों पर्सपेक्टिव्स का जो अभी हमने सुने आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। मैं चलता हूँ डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब की तरफ। डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मेरा ख्याल IMF के साथ काम भी किया, वर्ल्ड बैंक IMF के साथ। डॉक्टर ज़ुबैर, गौहर एजाज साहब ने हमें ये बताया वक्फे से पहले, अकील करीम रदीस साहब ने कहा कि नहीं बढ़ना चाहिए, जिस तरह से डॉलर ऊपर जा रहा है कुछ होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए क्योंकि जब रिजर्व्स हैं। गौहर एजाज साहब ने कहा कि नहीं, 2019 में या 20 में ही 166 के करीब वो चला गया था और 154 पे जब आया था तो वो एक तरह से गैर कुदरती था, वो आर्टिफिशियल था। लेकिन जो इस वक्त प्रॉब्लम है, जो खौफ है, जो पैनिक है, वो ये है कि एक आम आदमी जो पाकिस्तानी है, 99% पाकिस्तानियों को अपनी तमाम तर आमदनी तनख्वाह जो है वो रुपए में मिलती है, डॉलर में नहीं मिलती। उनका ज़मीन ख़रीदना, घर बनाना, ट्रैवल करना, हज करना, उम्रा करना, मेडिकल के एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना, सर्विसेज पे करना, यूटिलिटीज़, पेट्रोल, उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जो है रुपए से है। और जब डॉलर महंगा होता है तो ज़ाहिर है ये सब चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि तनख्वाह नहीं बढ़ती है। तो आपको क्या समझ आ रही है कि डॉलर को हुकूमत क्यों ऊपर जाने दे रही है? हुकूमत को कंट्रोल नहीं है, हो क्या रहा है? जनाब देखिए, एक्सचेंज रेट की जो पॉलिसी होती है इसके कई असरात होते हैं मैक्रो इकॉनमी के ऊपर। इसका कोई ख़ास लेवल ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है। इसकी एक पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो सकें, आपकी ट्रेड के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिसीजंस ले सकें, ताकि लोग फाइनेंशियल मार्केट में बोरोइंग और लेंडिंग के जो डिसीजन है वो ले सकें। स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं कि वो एक्सचेंज रेट फिक्स्ड रहे, बल्कि ये कि वो जो पॉलिसी है जिसके तहत वो एक्सचेंज रेट या बढ़ेगा या उतरेगा रुपए का, वो वाज़ेह हो, मार्केट उसको पढ़ सके, उसको शॉक ना मिले। अब यहाँ पर जो एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि सारी मार्केट जो है वो शॉक में है। अगर वो हुकूमत को जो सपोर्ट भी कर रहे हैं तो वो तो नंबर कहीं से खींच कर उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो उसके मुखालफत कर रहे हैं, डॉक्टर अशफाक की मैंने बातें सुनी, वो तो एक बड़ी सेंसेशनल किस्म की बात है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, हिटमैन यहाँ पर कोई नहीं है। बात यह है कि अगर एक्सचेंज रेट आपका जो रुपी है वो वीक होता जा रहा है और आप कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहे हैं, एक मिनट बात सुन लीजिए, वो उसकी ये वजह भी हो सकती है कि स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर उठाकर अपने रिजर्व्स में रख रहा है। जो भी वजह है, स्टेट बैंक को वो वाजे करनी चाहिए, कल उनको सामने आना चाहिए, सारे कौम को कॉन्फिडेंस मिले कि उनकी एक्सचेंज रेट पॉलिसी है। आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक की कोई वाजे मॉनेटरी एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी ही नहीं है। आप कह रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोई वाजे क्लियर एक्सचेंज रेट पॉलिसी है ही नहीं मोहित, डॉक्टर मोहित, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वाज़े पॉलिसी जो पहली कही गई थी IMF के साथ प्रोग्राम में जो तय पाई है वो ये है कि मार्केट डिटरमिन्ड होगी और स्टेट बैंक इंटरवीन करेगा इस हद तक कि उसको एक स्टेबिलिटी दे जब ज़्यादा मार्केट फोर्सेस ज़्यादा एक तरफ या दूसरी तरफ लेके जाए। अब बात यह है कि अब अचानक ये मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों 155 से 165 की तरफ आ गया। ये क्यों हुआ? ये हमें समझाए, ये हमें बताए क्या ये स्पेकुलेशन हो रही है या कि यहाँ पर मार्केट फेलियर हो रही है, क्या हो रहा है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो मार्केट फोर्सेस हैं वो इसको और बढ़ाएंगी। कोई सोचेगा कि एक्सचेंज रेट ने 175 पे जाना है, कोई कहेगा नहीं 155 पे लेके जाना है। जो लोग कारोबार करते हैं उनको बड़े बड़े नुकसानात होंगे। स्टेट बैंक मस्ट कम आउट टुमारो वेरी क्लियरली एंड टेल अस कि भाई वो कर क्या रहे हैं और ये क्यों हो रहा है। ये मार्केट में इनकी इंटर बैंक में सिर्फ ये नहीं होता, उसमें इंटर बैंक में स्टेट बैंक कितना पैसा डाल रहा है उसको सामने लाएं। इन चीजों को सामने लाना चाहिए। ये इसको एक स्पेकुलेशन का मौका नहीं डेवलप होने चाहिए। स्पेकुलेशन का मौका नहीं। जरा मुझे आने दीजिए कराची में अकील करीम रदीस साहब की तरफ। अकील करीम साहब, ज़ुबैर खान साहब ये कहते हैं कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसमें स्पेकुलेटर को मौका मिल रहा है, वो अंदाजे लगा रहा है, वो स्पेकुलेट कर रहा है, वो पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें स्टेट बैंक को कोई एक सख्त सी पॉलिसी लेने की जरूरत। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब के जब रेगुलेटर की मौजूदगी में स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए और इसके साथ क्योंकि रिजर्व इतना स्ट्रांग है तो स्पेकुलेशन तो आपको मार देगी क्योंकि आप फिर डॉलराइजेशन की तरफ चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ने पीछे भी काफी इसको अच्छी तरह हैंडल किया है और पिछले 2-3 दिन में मेरी समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्यों हो रही है स्पेकुलेशन, लेकिन मेरा ख्याल है जब इम्पोर्टर आता है इंटर बैंक में
तो मेरा ख्याल है कि ये बैंक पहले भी मुझे याद है कि इसका जो रेट का डिफरेंस होता है बेटे आज में काफी फर्क था। तो मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक इसको अच्छा हैंडल कर लेगा। कल भी हमने देखा था प्राइस थोड़ी सी रुपी थोड़ा स्ट्रांग हुआ था, आज भी हमने देखा है रुपी स्ट्रांग हुआ है। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये हैंडलिंग तो हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े रिजर्व के बाद किसी को स्पेकुलेशन तो करने को अलाउ नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि स्टेट बैंक काफी कंफर्टेबल पोजीशन में रिजर्व लेके बैठा हुआ है और बहुत आसानी से इसको हैंडल कर सकता है। तो मैं समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा सीरियस मामला मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, और लेकिन सर लोगों को तो लग रहा है सीरियस। अकील भाई आप अमीर बहुत हैं इसलिए नहीं लग रहा आपको? देखें, अगर आप अल्लाह की मेहरबानी बड़ी पॉजिटिव है और कोई एक चीज को लेके हम उसको लेके बैठ जाए तो मैं समझता हूँ नहीं है, इसको चांस देना चाहिए। अगले 2-3 दिन में आप ये देखें ना कि प्राइस 166.70 पे गई थी और आज क्लोज किया हुआ है 165.50। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये रिकवरी आ जाएगी और इस बड़े रिजर्व पे मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को स्पेकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए और स्टेट बैंक को उनको अलाउ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। और आने वाले दिन में, क्योंकि आपके तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आपकी रीपेमेंट भी हो रही है, आपका इंपोर्ट भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। आपके इस पे जरा गौहर साहब का फिर आप दूसरे ये देखें ना, रोशन डिजिटल अकाउंट में $2 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं आप। हाँ। और फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड लेके गए। देखें ये क्यों हुई है स्पेकुलेशन, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो बॉन्ड की हिल बड़ी थी, वो जो बड़ी थी ना उस वजह से ये, और वो बड़ी अफगानिस्तान इशू की वजह से थी, और वो भी मैं समझ रहा हूँ आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आ जाएगी। तो ये कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। अब जरा गौहर साहब को इस पे आने दीजिए। गौहर, एजाज आपने सुना अकील करीम जैदी साहब ने कई फैक्टर्स गिनवाए हैं। डॉलराइजेशन का खतरा है और चीज़ों का है, उन्होंने कहा रिजर्व्स भी हैं इस वक्त, उन्होंने रोशन अकाउंट की भी बात की, उन्होंने बॉन्ड्स फ्लोट की भी बात की। क्या आपका रद्द अमल है इस पर? देखिए, डॉक्टर जुबैर ने बड़ी अच्छी बात की। अब पहले के जो है वो जो भी पॉलिसी हो उसमें किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ताकि किसी का भी कोई डिसीजन हो इम्पोर्टर का या एक्सपोर्टर का कि पहले करेंसी जो है मार्च में 165 से 152 चली जाती है और फिर वापस 152 से 165 पे आ जाती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है 12-13 रुपए की 4 महीने में, पहले कम होना फिर बढ़ना, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए स्टेट बैंक को। नंबर 2, अकील भाई जो बात कर रहे हैं, देखें उसमें आपके पास डिजिटल अकाउंट में भी $2 बिलियन आ गए। उसके बाद जो है हम कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी जो टेक्सटाइल सेक्टर की है, आज उसके जुलाई के नंबर्स आए हैं, आई विल शेयर विद यू कि $1.27 बिलियन की हमारी पिछले साल पर मंथ के हिसाब से एक्सपोर्ट हो रही थी, जो कि हमने $15.5 बिलियन हाईएस्ट एवर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बंद की, जो कि $3 बिलियन 2020 के मुकाबले में ज़्यादा थी। इस महीने का जो फिगर हमने आज दिया है वो 1.49 बिलियन है, मतलब $1.5 बिलियन। अगर मैं उसको एनुअलाइज करूं तो हम इस वक्त 18 से $18.5 बिलियन की तरफ जा रहे हैं। तो हम इस साल फिर $3 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ा के देंगे। तो जैसे अकील भाई कह रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि हम क्यों 7% भी सूद पे पैसा बोरो करें, क्योंकि वो पैसा तो वापस करना है ना, जिसका भी डिजिटल रोशन अकाउंट में जो डाल रहा है, पाकिस्तान के अकाउंट पे कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ पे। बट मेरा काम है कि मैं पैसा बाहर से कमा के लाऊं, जो एक्सपोर्टर है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अपना काम कर रही है, उसने $3 बिलियन, जैसे रोशन अकाउंट में 2 आया, उस पर तो सूद भी देना है, वापस भी करना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पिछले साल $3 बिलियन कमा के दिया और इस साल मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अच्छी बात की आपने, $5 बिलियन हम इस साल $5 बिलियन एक्स्ट्रा कमा के लाएंगे। तो करेंसी को मेरे हिसाब से किसी वजह से भी मेरे साथ मूड में नहीं जाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो माय व्यू। ठीक है। सो अल्लाह करे कि हमारी जो दुहाई है, हमारा जो रोना पीटना है, वो गवर्नर स्टेट बैंक के कानों में पहुंचे। वो शायद उर्दू के टीवी चैनल देखते भी नहीं होंगे, लेकिन डॉक्टर जुबैर साहब, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि फिर इसहाक डार जो खर्चा करते थे $18-20 बिलियन का, उन्होंने कर दिया खर्चा रुपए को मुस्तहकम करने के लिए, वो ठीक करते थे या वो भी गलत था? नहीं यार, देखिए बात सुनिए, यहाँ पर बात मैं तो इस वक्त सिर्फ एक्सचेंज रेट पॉलिसी की जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो ढांचा है उसके पर मैंने बात की है। जो स्टेट बैंक ने करतूत किए हैं उसके पर तो आपको पता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लेकर गया हूँ कि इन्होंने ऐसे इकदाम लेते रहे हैं जिससे इंडिविजुअल्स को, ख़ास किस्म के लोगों को बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हुए। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में ऐसे हुए
अब भी उन्होंने कोई एक स्कीम लगाई है जिससे लोग बाहर का पैसा लाते हैं, वो भी तमाम बैंक जो से पैसा बना रहे हैं। 13.25 पे 13% से ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट रखा उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ नहीं, एक तो देखें ना, एक तो इंटरेस्ट रेट के जरिए पहले उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, अब एक नई स्कीमें आई हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर नाम है उनके बड़े बड़े। अब वो स्कीमें भी अगर आप उनकी तफसीलात देखें तो वो बाहर के बैंक जो हैं वो बहुत पैसे इसके ऊपर बना रहे हैं ये इसमें, और लेकिन पाकिस्तान को वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पड़ रहे हैं। अब ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जो हुई है इसमें कौन खिलाड़ी हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो पैसा बनाएंगे, ये भी हमें देखना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो मैसिव फ्लक्चुएशंस होती हैं ऊपर नीचे, इसमें कई खिलाड़ी होते हैं। अकील करीम डेडी साहब को पता है 2005 में मैंने स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिगेशन की थी, इनकी कंपनी ने भी बड़ी मार खाई थी उसमें। हमने जो कई लोगों को सामने लाए थे कि कैसे उन्होंने मार्केट को चढ़ाकर फिर गिराकर और अरबों रुपए बना लिए, और उन्हीं लोगों ने फिर बैंक खोल दिए और आज पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स को लीड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की मंडियों में खेलने वाले बड़े खिलाड़ी जो हैं ये पॉलिसीज की जो कमजोरियां हैं उससे फायदा उठाते हैं, और इसमें मिली भगत होती है रेगुलेटर्स की। अगर वो मिली भगत ना हो, ये कभी भी इस किस्म की फ्लक्चुएशंस कर ना सके जिससे ये पैसा बना रहे हैं। मैं कहता हूं ये इस पर इन्वेस्टिगेशन हो कि एक्सचेंज रेट एकदम अचानक 10 रुपए इधर गया फिर इधर आया, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, और छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वही मार खाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गेमें होती हैं, ये कोई मोटी सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पर ये लोग फैसले नहीं करते, ये अपनी जेब को भरने के लिए बड़े बड़े फैसले करते हैं। आजकल की जो करप्शन है वो एक और शक्ल उसने ली हुई है। ये सिर्फ 10% पर नहीं होता, ये कमीशनों पर नहीं होता, ये पॉलिसीज को बदल कर उससे फायदा उठाकर इनसाइडर इंफॉर्मेशन के साथ होता है। अकील करीम जैसा वो कह रहे हैं कि इन तमाम मामला की आपको खबर है और ये 10-10, 12-12, 13-13 रुपए का जो झटका लगता है डॉलर उसके साथ, ये ऐसे ही नहीं होता। देखें डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना स्टॉक एक्सचेंज की, बिल्कुल ठीक कही है। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की थी और उन्होंने बड़े आइडेंटिफाई किया था लोगों को। अगर उस जमाने में उन लोगों को सजा मिल जाती ना, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं जिन्होंने कल्प्रेट हैं उनको तो बैंक दे दिए गए। तो ये डॉक्टर साहब 100% सही कह रहे हो, और हम डॉक्टर साहब को हमेशा सपोर्ट करते आए कि इस तरह अगर कोई भी आदमी गलत काम करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम बार दफा कहते हैं ना बिजनेसमैन को छोड़ दो या फला को छोड़ दो, ये नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को भी मत छोड़े। अगर गलत काम किया है उसको पनिशमेंट दो, नहीं किया तो उसको वार्निंग तो दे दो, पता तो चले कि ये लोग गलत है। और जो स्पेकुलेशन होती है कहीं भी हो सकती है, स्पेकुलेशन डॉलर में भी डेफिनेट हो सकती है। तो मैं समझता हूँ रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पिछले 3 साल से हमने रेगुलेटर को अच्छा रेगुलेट करते हुए देखा है, और आज हमने ये भी देखा है कि जो रुपये की वीकनेस रुकी है। तो मैं ये 100% मुतमईन हूँ कि आने वाले दिनों में रुपये को स्ट्रांग होता हुआ देखेंगे। और दूसरा हमें जो देखना क्या चाहिए कि आपका रियल रेट इस वक्त कहाँ है। मेरा ख्याल है कि लास्ट जो फिगर वो 100 का आया था, हो सकता है अब ये जो डिवैल्यूएशन होने के बाद हम 95-96 पे आए हैं, तो इसके बाद हमारे पास गुंजाइश भी होगी कि 2-3 रुपए आपके डॉलर में बेहतरी हम देख सकते हैं अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि रियल रेट हमें सही फिगर देता है। क्योंकि IMF से भी 2.7 बिलियन डॉलर अभी हमें रिसीव हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट अगले आने 2-4 दिन में भी डेफिनेट आएगा, और वो आएगा रुपये को स्ट्रॉन्ग होने की सूरत में। मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 दिन अहम हो गए, उसमें हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त एक्सचेंज पॉलिसी किस तरह की चल रही है। अल्लाह करे। गौहर एजाज साहब, आप पे और अकील करीम बेदी साहब पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप बड़े पुरनीद रहते हैं इमरान खान की हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह में हमें जो कहानी हुकूमत ने बताई वो ये थी कि हुकूमत की परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो डॉलर स्टेबलाइज हो गया है और सब चीज़ें हैं। लेकिन अब हमें ये समझ आ रही है कि पेंडेमिक की वजह से, ग्रोथ ना होने की वजह से इंपोर्ट्स कम थी तो ग्रोथ कम थी, पेंडेमिक की वजह से हज और उम्रा नहीं हो रहा था, और इन तमाम वजूहात के लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से जो है अब हमें ये बताया जा रहा है कि चूंकि हम ग्रो कर रहे हैं इसलिए इन्फ्लेशन हो रही है, इसलिए इंपोर्ट का बिल बढ़ गया है, इसलिए डॉलर के ऊपर प्रेशर है। अब ये पिछले चंद दिनों से हुकूमत ही के वज़रा ये कह रहे हैं, तो फिर हम इल्ज़ाम क्या लगा रहे थे नवाज शरीफ के ऊपर? वो भी यही था कि उनकी इंपोर्ट ज़्यादा थी, वो ग्रोथ कर रहे थे, वो 5.8% का बार बार मंत्रा बोलते हैं। तो अब फिर हुकूमत क्या बोल रही, फ़र्क क्या हुआ? डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है, अगर आप इसके नंबर्स, हर चीज़ तो नंबर्स है, तो उसके नैरेटिव में आपको दे देता हूँ कि
जब जो है कोई भी गवर्नमेंट आप समझाए ना आई, फर्क क्या है नवाज की और इनकी पॉलिसी? तो करंट अकाउंट डेफिसिट, जी मैं कहता हूं जब ये गवर्नमेंट आई तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो आपके मुल्क का $21 बिलियन था। इस साल में ग्रोथ वापस आई, ग्रोथ वापस आने के बाद भी जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $3 बिलियन है। तो हर चीज तो आपके सामने है कि वो ग्रोथ भी वापस आई, एक्सपोर्ट भी वापस बढ़ना शुरू हो गई, रेमिटेंस भी बढ़ी, इंपोर्ट्स भी बढ़ी, उसके बावजूद $3 बिलियन। और मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि 2019 में ये आज के दिन मैंने अभी फिर दोबारा चेक किया, यही एक्सचेंज रेट था 165 रुपए का, और आज भी वही है। तो हमें जो बात हम कह रहे हैं कि मुल्क, मेरे हिसाब से जो आप एक्सचेंज रेट का, ये बिल्कुल अकील भाई सही कह रहे हैं, डॉक्टर जुबैर साहब सही कह रहे हैं कि क्यों 10 से 12 रुपए ये पिछले 4 महीने में नीचे गया, फिर ये क्यों वापस उसी लेवल पे आ गया जहां 2 साल से था। तो माय पॉइंट हियर इज कि मुल्क को एक स्टेबल एक्सचेंज रेट, क्योंकि एक्सपोर्टर, मैं अब एक्सपोर्टर की तरफ से बात कर रहा हूं कि एक एक्सपोर्ट कर रहा है तो किस रेट के ऊपर माल बेचे, 154 पे बेचे कि 165 पे बेचे? जब उसने 165 पे बेचा तो 154 हो गया। अब उसके बाद उसने माल हाथ रोक दिया एक्सपोर्ट करने का कि वायबल नहीं, आज दोबारा 165। हम इस वक्त एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पॉलिसी पे चल रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क का जो सर्वाइवल है और हमारे मुल्क की प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से। मैं इस साल बात कर रहा हूं कि $5 बिलियन जो आपने शायद उसको जो है उसको आगे लेके नहीं चले, $5 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की, मैं सिर्फ टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं। इस साल 3 कर चुके हैं, अगले साल 5 है, उससे 20 लाख जॉब क्रिएट होंगे डॉक्टर साहब, 20 लाख। ये पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई शख्स नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है कि पॉलिसीज ठीक है। अल्लाह करे कि सर ऐसा हो, मुझे ब्रेक 100 नए कारखाने लग रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी जरूर, 100 नए कारखाने लग रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, मैं एक ब्रेक ले लूं। बात तो यह है कि वजीर आजम की जो तरजीह होनी चाहिए, वजीर आजम की जो सोच होनी चाहिए, वो तो यह है कि जाहिर है कि जो बहुत यानी एफ्लुएंट लोग हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आम आदमी को ये जो सारी फ्लक्चुएशन हो रही है डॉलर मार्केट में, उससे उसको बहुत फर्क पड़ता है। और जो बातें अच्छी अच्छी की जाती हैं कि ये चीज़ें होने लगी हैं, ये चीज़ें होने लगी हैं, ग्रोथ हो रही है, अल्टीमेटली आम आदमी तो ये पूछना चाहता है जो सुन रहा है कि मेरी जिंदगी को किस तरह से हुकूमत की पॉलिसी से फायदा पहुंचेगा, मेरा क्या होगा जिंदगी का। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर जुबैर खान साहब, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। सिचुएशन ये है कि हुकूमतें हमेशा बात करती हैं एदाद शुमार से, फिगर से, इतनी फैक्ट्रियाँ नई बन रही हैं, इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हमारे बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये पॉजिटिव बात कर दी है, वर्ल्ड बैंक ने को बड़ी अच्छी बात कर दी है, और हमारे रिजर्व्स में इजाफा हो गया है, हमने फ्ला बॉन्ड जो है वो फ्लोट कर दिया है, और मोदी की रिपोर्ट हमारे बारे में, मूडीज़ की रिपोर्ट जो है वो अच्छी आ गई। लेकिन एक आम आदमी जिसने अपने लिए घर बनाना है, ज़मीन लेनी है, जिसको उम्रा हज करना है, जिसको अपने माँ बाप का इलाज करना है या बच्चों का इलाज करना है, जिसको अपने महीने के बिल देने हैं, जिसको अपने बच्चों की एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की उठानी है या बच्चों को बाहर पैसे भेजने, उससे हुकूमतों की इस कार्रवाई का जो हुकूमतें अपने बारे में कहती हैं, उससे किस किस्म की रिलीफ मिलती? देखिए मुईद, शुक्रिया ये सवाल पूछने का। आपकी जो आपके प्रोग्राम की इब्तिदा में आपने एक बताया हमें कि आपने एक सर्वे किया और लोगों के जो तासुरात है इस हुकूमत के बारे में वो आपने हमें बताया। उसमें आपने देखा कि इकॉनमी के ऊपर ज़्यादा सपोर्ट नहीं है इस हुकूमत को। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मेरे ख्याल में इकॉनमी साइड पर तो ये बहुत बड़ा फेलियर है इस हुकूमत का। ज़ाहिरन बहुत पैसा है, चल रहा है, आप सड़कों पर निकले, गाड़ी को चलाने की जगह नहीं है, इतनी गाड़ियाँ हैं। ये सारी कंजम्पशन ड्रिवन है, ये इतने कर्जे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान मकरूज से मकरूज तर होता जा रहा है, हम बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। ये आइंदा नस्लों की क्या, हमारी अपनी शायद ज़िंदगी के अगले सालों की जो आमदनें हैं वो आज ये खर्च रहे हैं बेतहाशा। इसमें बेशक कुछ पैसा गरीबों पर लग रहा है, और ये जो गरीबों को पर लगाने के जो प्रोग्राम है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले प्रोग्राम एक मुल्क के पास और फिर उस एक मिनट मेरी बात सुन ले। पहले मुल्क के पास और फिर हुकूमत के पास आमदन होनी चाहिए ताकि वो ज़कात दें। अगर आप कर्ज़ों से लेकर आप खर्चे जाएं तो ये जो मकरूज मुल्क है ये आखिर अपने पैरों पर कब खड़ा होगा? वेलफेयर स्टेट तब बनता है जब पहले वो अपने पैरों पर खड़ा हो। हम जिस तेज़ी से देखें, मेरा जो एक मेन नुक्ता है सुप्रीम कोर्ट के केस में वो यही है कि इन्होंने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं।
सिर्फ इन्होंने नहीं उड़ाई, 2009 के बाद हर हुकूमत ने उड़ाई है, लेकिन जिस तेजी से इस हुकूमत ने अपने कर्जे बढ़ाए हैं, डेट टू जीडीपी, कर्जे और जीडीपी का जो रेशो है वो खराब से खराब तर होता जा रहा है, उसके ये पाबंद होने चाहिए थे, इन्होंने उसकी लापरवाही की। अब मेरा केस दायर हो चुका है, वो एक्सेप्ट हो चुका है, और उसके उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे जो मसलसल ये कहते हैं कि इकोनॉमी की डायरेक्शन ठीक कर दी है? सब लोग जो कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत ने इकोनॉमी की डायरेक्शन, उसको क्या जवाब देंगे आप जो कहते हैं इकोनॉमी को डायरेक्शन को सही रास्ते पे डाल दिया? देखिए बात सुने, देखिए मुईद देखिए, ये लोग कहते हैं, आपने मुझे 6 महीने में कब मौका दिया कि मैं आपको बताऊं असली बात कि डायरेक्शन किधर की है? ये तफसील से होती है, ये खड़े खड़े भाग कर मैं आपको बताऊं, इससे कोई फर्क नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सबसे बुनियादी सतह पर ये पाकिस्तान की मईशत कमजोर हो रही है, ये आप कर्जे लेकर खर्च रहे हैं। अगर आज आप भी कर्जे लेकर जाएं और रात को फैमिली को ले जाए, मैरियट में खिलाएं, वहां खिलाएं, वो तो अलग बात है, लेकिन हम मकरूज हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन नहीं है। और जरा रुकिए, सबसे बड़ी सबसे बड़ी वजह यह है, एक मिनट, सबसे बड़ी वजह जो है वो बजट का खसारा है। बजट का खसारा जो है वो इस साल शायद 10% हो जाए। अब जब इतना बड़ा खसारा है जो आपको पार्लियामेंट ने अप्रूव करके बजट दिया, आप उससे अरबों क्या करबों खरबों रुपए ज्यादा खर्च रहे हैं, और इसको भी दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। ये आखिर ये कौम कहां से लाएगी ये पैसे? ये हम कहां से भरेंगे उसको? जरा मुझे जाने दीजिए अकील करीम साहब के पास। अकील करीम साहब, वो आवाज जो बार बार ये कहती है, वो आवाज़ पाकिस्तान में जो बार बार कहती है कि इकोनॉमी की डायरेक्शन ठीक है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, इंडाइसेस ठीक हैं, रिजर्व्स बढ़े, उसमें आपकी आवाज़ सबसे ऊपर होती है। ये जो डॉक्टर ज़ुबैर कह रहे हैं, इसका क्या जवाब? मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम किस तरह मालूम करेंगे कि हम कल पैसा लोन लेके खा रहे हैं? मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी तक जितने हमने लोन लिए उससे उतना ही हमने रीपेमेंट किए। तो लोन लेके हम खर्च नहीं कर रहे, हम रीपेमेंट कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आप ये देखें कि इनके पास जब ये आए थे तो $9.5 बिलियन रिजर्व था, जो आज $20 बिलियन पे चला गया है। $11 बिलियन इनका रिजर्व बढ़ चुका है। फिर आप इनके ये नंबर्स उठा के करंट अकाउंट नंबर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेड करके और करंट रिमिटेंस से जो पैसा आ रहा है उतना ही खर्च कर रहे हैं। ठीक है, करंट अकाउंट आपका नेगेटिव नहीं है, जो कि पहले बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये देखें, आम आदमी को इसका क्या फायदा हो रहा है? गरीब आदमी, आवाम को फायदा ये हो रहा है कि आपकी इकोनॉमी अब पिक कर रही है, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, आपकी इकोनॉमी में लोगों को रोजगार मिल रहा है, आपके लोगों की इनकम बढ़ रही है, आपका बाइंग पावर बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ रही है। तो ये सारे इकोनॉमी के नंबर आपको बता रहे हैं कि हम कोई गलत जगह पे नहीं जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट इकोनॉमी को फोकस करके बैठी हुई है, ये गवर्नमेंट खर्च भी कर रही है। गरीबों के लिए उन्होंने कोई एक पैकेज नहीं है, एहसास प्रोग्राम के अलावा भी एहसास लंगर है, सेहत सहूलत कार्ड है, पनागाह है, और आपके इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आए। इसका क्या मतलब होगा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी आहिस्ता आहिस्ता एहसास प्रोग्राम पे सर्वाइव क्या करेगी? मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा है, ये सब कर्जों पर हो रहा है, ये कर्जों पर हो रहा है, ये कर्जों से नहीं होता। आप नहीं, आपके कर्ज लेके कर्ज पे कर, हम कर्ज लेके खा नहीं रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? मेरे बात अकील मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, हमारी मेरे छोटे भाई सुनिए, जो कर्जे और जीडीपी का रेशो है वो 85% से भी आगे बढ़ चुका है। कानून कहता है 65 से आगे नहीं बढ़ाना। इस हुकूमत के दौर में ये कोई 72-73% से लेकर 85-86 पर, अभी 91% पर भी पहुंच गया है। अगर आप सारे अपने जो वो है ना, जो हम जहाँ पर गारंटीज दी हैं उनको भी आप इंक्लूड करें, ये तो हम मकरूज हो चुके। आप कह रहे थे कि नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये तो तरीका नहीं है। क्या आप बेतहाशा खर्चे करो? जवाब दे दूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात को इत्तेफाक जरूर करता हूँ, लेकिन साथ में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपका डिवैल्यूएशन फैक्टर आता है तो आपकी जीडीपी नीचे आती है, क्योंकि आपके डॉलर में जीडीपी है ना, आपकी रुपी में नहीं है। तो रुपी में तो आप ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन
डॉलर में आपकी जीडीपी नीचे आती अच्छा, है। गौहर एजाज साहब, आप इस कंट्री के गौहर एजाज आप इस मुल्क के एक अहम एक्सपोर्टर हैं। आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पैट्रन चीफ हैं, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं इसके एप्रमा के। ये जो सारे एदाद शुमार है कि भी हमारे रिजर्व्स में इजाफा हो गया है, हमारा डेफिसिट कम हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारी कमी हो गई है, मूडीज ने कह दिया है कि आपकी रेटिंग बेहतर हो गई है, इसका उस आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, जिसने घर बनाना है 10 मरले का, 5 मरले का, जिसने हज उम्रा करना है, जिसने वालिदैन को अस्पताल में उनके ट्रीटमेंट के पैसे देने हैं, या बच्चों को बाहर पढ़ने के पैसे देने हैं, जिसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, या जिसको स्कूल कॉलेज के पैसे, उसको कैसे फायदा हो रहा है इन सब चीजों का? डॉक्टर साहब देखें, ये बात जो हम कर रहे हैं, हम वी आर गोइंग राउंड एंड राउंड द सर्कल, उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये, जो सारे अखराजात आप बचा रहे हैं, जिसमें चाहे स्कूल है, चाहे अस्पताल है, चाहे हज उम्रा है, चाहे बच्चों की फीस है, इसका सबसे बड़ा जो है वो जवाब क्या है कि उसके पास इनकम होगी तो वो खर्च करेगा। तो मेरा पॉइंट मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इनकम कैसे होती है, जब उसकी जॉब क्रिएशन होती है। और जॉब क्रिएशन कब होती है? जब आपकी नई सनतें लगती हैं। मैं एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड, जब नई सनतें लगती हैं, आज मैं बोल रहा हूं कि, और वो सनतें कैसी हों कि वो सनतें या एक्सपोर्ट के दुनिया से पैसा लेके आएं, या वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। दो किस्म की सनतें हों, ताकि या तो इंपोर्ट के डॉलर्स बचे, या दुनिया से एक्सपोर्ट के, दुनिया से पैसे कमा के लाएं। और तो कोई तरीका नहीं है ना। मैं ये बोल रहा हूं कि पाकिस्तान में आज के दिन 12 साल के बाद नई सनतें लगनी शुरू हुई हैं। $5 बिलियन की नई सनत लग रही है टेक्सटाइल की, जो कि दुनिया को माल बेचेगी। उससे क्या रिजल्ट होगा कि उसका रिजल्ट ये है कि लोगों को जॉब क्रिएट होगा, 20 लाख लोगों को, उससे उनकी इनकम जनरेट होगी, जिससे वो तमाम अखराजात करेंगे। ये तमाम अखराजात, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि ये कर्ज लेके नहीं किए जा सकते, ये इनकम क्रिएट करके किए जा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत की पॉलिसी जो उन्होंने बनाई, चाहे वो टर्फ की पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने सनतकारों को कहा कि आके सनत लगाओ, चाहे उन्होंने एनर्जी रेट कहा कि रीजनल एनर्जी रेट देंगे जिसपे सनतकारों ने काम शुरू किया, चाहे वो अब मेंटेन करा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हमें जो है एक्सेस मिली रहे, दुनिया में जो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिली हुई है। तो ये बातें सनतकारों को मिली, तो सनतकारों ने $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिससे $5 बिलियन की एक्सपोर्ट क्रिएट होगी, क्योंकि डॉलर टू इन्वेस्टमेंट रेशियो 1:1 है। अल्लाह करे सनतकार $15 बिलियन मुझे कोई ऐसा बंदा मिला नहीं पाकिस्तान में 3 बरस में जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो गया हो, जिसके पास, वो कौन लोग हैं जिनकी सैलरीज में इजाफा हो रहा है रुपए में? मुझे मौका दीजिए, मजदूरों की बात करें, मुझे जरा मौका दीजिए जनाब। जी, मुझे जरा मौका दीजिए। इजाज साहब जो फरमा रहे हैं बात बिल्कुल सही है। देखिए प्राइवेट सेक्टर देखिए जो इजाज साहब फरमा रहे हैं, वो टेक्सटाइल सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो तो बेशक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। उसकी एक वजह है, हुकूमत ने इन्हीं को सिर्फ मराद दी हैं। इनको जो मराद दी हैं वो कोई गलत मराद नहीं दी हैं। इनको जो पॉलिसी में और एनर्जी पॉलिसी प्राइसेस जो कुछ भी दिया है, ये तमाम मईशत को देनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक सेक्टर को देंगे, उन्होंने $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी, सारे मुल्क को देंगे तो वहां पर $100 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी। ये क्या वजह है कि कोई 2-4 इंडस्ट्रीज या सेक्टर चाहकर हुकूमत से अपने लिए मराद मनवा लेती हैं और बाकियों की परवाह नहीं करती। देखिए शुक्र है कि इन्होंने उससे कोई फायदा उठाया और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस टेक्सटाइल की बहुत बेहतर हो गई। ये इस बात की सबूत है कि जहां पर पॉलिसी सही होंगी वहां पर मईशत वो सेक्टर बेहतर होगा। इमरान खान को चाहिए था कि यही मराद पूरे कौम को देती। जिस कारोबार में मैं हूं, हम तो मर रहे हैं हुकूमत की जो पॉलिसी है सेल्स टैक्स की या उसकी जो पॉलिसी है जो बिजली की। देखिए बात सुने, हमें भी आप बिजली वैसी दे, हमारी तरफ तो बिजली के 12-12 घंटे वो होता है, क्या कहते हैं, लोड शेडिंग होती है रूरल एरियाज में। आप देखें, हमें भी वही चीजें दें, हम भी ऐसी परफॉर्मेंस करके दें। ये देखिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे सिर्फ टेक्सटाइल को मिली है हुकूमत की कंसेशन अपने जी क्या सवाल है? भाई 1 ही मिनट है मेरे पास।
मैं ये पूछ सवाल रहा हूँ अकील repeat से, मैं अकील करीम से ये समझना चाह रहा हूँ देरी साहब से कि सिर्फ टेक्सटाइल ही को, जुबैर खान साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ टेक्सटाइल ही को मिल गया, ये बाकी सबको नहीं मिले, उन्होंने ही की है इन्वेस्टमेंट 5 बिलियन डॉक्टर साहब देखें, ऐसे नहीं मैं है आपको पूरी, एक बात डॉक्टर साहब ये इस पूरी दफा एक्सपोर्ट ऐसे इंडस्ट्री के लिए काम हुआ। फैसिलिटेशन है, तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, नॉट टेक्सटाइल्स ओनली। अच्छा मैं करेक्शन करता चला जाऊं। अच्छा देखें अच्छा। डॉक्टर साहब ये मेरा फिर ख्याल- नहीं, टेक्सटाइल की मैं देखिए, परफॉर्मेंस पूरी बता रहा इकोनॉमी को हूं। दे, ये तमाम पूरी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट दे। ओरिएंटेड इंडस्ट्री को ये फैसिलिटेशन पूरी इकोनॉमी को दे, पूरी इकोनॉमी को दे, हम भी एक्सपोर्टर बन ये जाएंगे। डॉक्टर साहब का आप पॉइंट पूरी है कि इकोनॉमी import को दे, सब- लास्ट हम भी वर्ड, मैं एक्सपोर्टर इससे बन 20 एग्री सेकंड जाएंगे। करता हूं डॉक्टर हमें साहब क्यों से। नहीं बनने दे रहे? डॉक्टर मैं एग्री करता हूं डॉक्टर साहब नहीं, से नहीं, कि हमें अगर क्यों नहीं बनने दे IPTs को रहे? ये सही तरीके से डील डॉक्टर कर साहब, मैं आपको ये लेते बता या दूं। कर लें, अकील भाई, तमाम अकील करीम, industry जरा बोलने में 30 पाकिस्तान के लिए सेकंड। यही हो जाएंगे। आज डॉक्टर साहब देखें, अगर इस मैं दफा- दोबारा रिपीट जी, कर रहा रुकिए। हूं कि अगर इस दफा इंडस्ट्री की, गवर्नमेंट बिल्कुल ने डॉक्टर पैकेज जुबैर सही कह रहे को हैं, भी ये दिया दुनिया है, से ज्यादा रेट पे को इंडस्ट्री भी नहीं दिया चल हुआ सकती। है, हाउसिंग को भी दिया है, IT को भी दिया है, ठीक है। लाइव स्टॉक को दिया है, डेयरी को दिया है, तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड, इवन एग्रीकल्चरिस्ट को भी ठीक है। पैकेज बहुत बड़े वक्त मेरा खत्म हो गया। ये इंतहाई तेजो तुन 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ आपने देखी है। मेरा तो सवाल ये है कि एक आम आदमी जो है उसको हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस की जो भी बात करे, आम आदमी तक क्या फायदा पहुंच पा रहा है वो हमें नजर नहीं आ रहा पहुंचते हुए इमरान खान हुकूमत से। बात यहीं पे खत्म होती है, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।